हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका हिंदी का पेपर सबसे पहले है माय डियर स्टूडेंट 22 फरवरी से, ठीक है। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आप लोगों का दिन बहुत ही नजदीक आ रहा है हिंदी का पेपर का। और आप लोग अभी तक हिंदी में क्या क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, बट अगर आपने अभी तक कम तैयारी किया है ना, तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी हिंदी की बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे हिंदी के टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। गद्यांश भी है, पद्यांश भी है, आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। मतलब आपका ये हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप 70 में 70 लाओगे अगर आपने ध्यान से देखा तो। 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो, क्योंकि आज का ये वीडियो हिंदी के लिए महामैराथन है। आप लोग पेपर में आग लगा दोगे और हिंदी का पेपर आप लोग बिल्कुल से करके आओगे। 70 में 65 आप क्लियर करके आओगे, क्योंकि आज का ये वीडियो हिंदी के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। पेपर में जो मैं बताऊंगा 100% आएगा, आपको बस तैयार कर लेना है। और आप लोग आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपने अभी भी लापरवाही कर रहे हो तो आपके पास आप समय नहीं है। अब आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग फेल हो जाओगे। तो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप लोगों को जो भी हिंदी में क्वेश्चंस बताया जाए ना, वो तैयार करो, ठीक है। और आप लोग आज प्रॉमिस करो, रिक्वेस्ट करो कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ठीक है। शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक को क्लास 10 हिंदी का। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। जो हिंदी है, हिंदी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। देखो, 20 ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव। अब 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपका फिक्स हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं क्लास 10th का। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो 22 फरवरी को जाना, बोर्ड एग्जाम में आग लगाकर आना, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छोड़कर मत आना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो पहला नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, ध्यान से समझना एक एक ऑब्जेक्टिव को। शुक्ल युग की कला अवधि है, जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1920 से 1938 तक, या फिर घा है 1938 से 1947 तक। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कई बार बता रखा है कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है। देखो 19 का, ठीक है, मतलब 19 का 19 दूना 38, तो 1919 से 1938 तक है शुक्ल युग की कला अवधि। शुक्ल युग की कला अवधि आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं। अब कहोगे सर ये कौन सी रचना है? अब मैं आपको कहूंगा भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, भारत भारती। देखो, भारत भारती तो एक रचना है, भगवत शरण उपाध्याय एक लेखक हैं, कवि हैं, जो भी हैं, एंड हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो रस मीमांसा के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धुरु स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो धुरु स्वामिनी नाटक है, इसके लेखक कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो जो धुरु स्वामिनी नाटक है, इसके लेखक तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि कौन है, क्योंकि धुरु स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब नाटक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के राइटर कौन है?
ऑप्शन नंबर क्या है? मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के राइटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल। तो जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र के लेखक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 22 फरवरी को जाना पेपर में छाप कर आना, 100 में 100 जब तक लाएंगे नहीं तब तक हिंदी में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या है? अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ या फिर मुंशी इसी अल्लाह खां। ठीक है, तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। आपको पहले से भी पता रहा होगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। तो जो हमारा अथाह सागर है, अथाह सागर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अथाह सागर के लेखक सभी स्टूडेंट को पता होगा जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़े। जो नहीं पढ़े उनको नहीं पता होगा कि अथाह सागर के जो राइटर हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं अथाह सागर के लेखक। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? इन चारों में से भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के दूर। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है इन चारों में से वो कौन सा है? ठीक है, सभी स्टूडेंट को अगर पता है तो अच्छी बात है क्योंकि 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है ठूठा आम। ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित एक निबंध है। किस विधा पर है? निबंध विधा पर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जो स्मृति की रेखाएं हैं वो किस साहित्य की विधा है? जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो हमारा किस विधा पर है? तो स्मृति की रेखाएं वो हमारा संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझाया है और ऑप्शंस भी मैंने लिख रखा है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन दे दिया है मैंने, जैसा बोर्ड एग्जाम में 100% आता है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक भी नंबर मत छोड़ कर आओ। जब तक आप हिंदी में 70 में 70 ना फिक्स कर लो तब तक मजा नहीं आएगा। हिंदी में 70 में 70 करके आना, भगवान की इच्छा जो मिले। ठीक है, 70 में 68 65। ठीक है, जैसा आप लिखोगे वो तो आपके ऊपर है। हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, तो 10 में से कितना क्वेश्चन आता था? बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में 10 आता होगा, बहुत सारे को 10 में 8 ही आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 10 में 10 तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो आसान क्वेश्चन है। ये जो है ना, जो क्वेश्चन मैं अब लाया हूं ये 100% आएगा क्योंकि ये 100% की कैटेगरी में आता ही है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य जो है उसकी रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिबोध या नागार्जुन। तो जो साकेत महाकाव्य है उसकी जो रचना है वो किसने किया था? तो साकेत महाकाव्य की रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण का और खा दोनों। तो हमारा जो इसमें है मतलब हमारे प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बतानी है ना। तो सबसे पहले भैया घोर वैश्विकता भी है प्रयोगवाद की विशेषताएं, यथार्थवादी चित्रण या यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है हमारा इसकी विशेषताएं। तो ऑप्शन का और खा दोनों सही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि हैं। जो रीतिकालीन कवि कौन से हैं? इन चारों में से रीतिकालीन
केदारनाथ भट्ट या केदार भट्ट, पद्माकर, जायसी या कृष्णदास। तो जो रीतिकालीन कवि हैं वो इसमें से कौन है? रीतिकाल के देखो बिहारी लाल भूषण एंड पद्माकर भी रीतिकाल के हैं। तो पद्माकर जो है वो एक रीतिकालीन कवि हैं और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि निम्न में से रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं। अभी तक हम लोगों ने रीतिकालीन कवि देखा, अब यहाँ से एक तो प्रमुख आपका कंप्लीट है, पद्माकर है, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि रीतिकाल के जो एक कवि हैं पद्माकर भी हैं। अब बिहारी मैंने बता ही रखा है भाई, बिहारी रीतिकाल के एक बहुत ही बड़े और अच्छे कवि हैं। सूरदास तो है नहीं, वो तो भक्तिकालीन है। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन का और खा दोनों, यानी कि हमारे का वाले पद्माकर भी हैं, खा वाले बिहारी भी हैं, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ललित ललाम के रचयिता हैं। जो ललित ललाम है उसके रचयिता कौन है? पद्माकर हैं, मतीराम है, भूषण है, बिहारी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो ललित ललाम है इसके रचयिता कौन है? किसी स्टूडेंट को पता है? ललित ललाम के रचयिता मतीराम है। कौन है? मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। हर एक स्टूडेंट को अगर पूछा जाए तो फटाफट आंसर देंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने हो सकता है कि पहले भी इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ा रखा हो। देखो, मैं आप लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कई बार पढ़ाता हूं ताकि आप लोग जीनियस हो जाओ। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कई बार पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाता है और आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल जो पूछा जाता है क्वेश्चन वही दे देता है। ठीक है, तीसरा आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो हमारा जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। इन चारों में से जो छायावादी युग के कवि कौन है? छायावाद के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रानंदन पंत है, नारेंद्र शर्मा है, कुतुबन है या दादू दयाल है। तो जो हमारे इन चारों में से छायावाद युग के कवि हैं वो कौन है? तो इन चारों में से जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो एक छायावादी युग के कवि हैं। कवि बताना था, लेखक नहीं बताना था। ठीक है, हमें कवि बताना था। तो छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हैं वो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ कि निम्न में से प्रगतवादी युग के कवि नहीं है। निम्न में से जो प्रगतवादी युग के कवि नहीं है इन चारों में से, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल एंड भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इन चारों में से जो हमारे प्रगतवादी युग के कवि नहीं है, तो नागार्जुन है कि नहीं है? नागार्जुन है। प्रगतवादी युग के कवि केवल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भाई इंटरेस्टिंग है। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चंस ध्यान से समझो, नोट बनाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो, लिख कर, इतना ज्यादा इसको लिख कर समझ लो ना कि वहां बैठो तो डायरेक्टली आप लिख दो, माइंड में वो सेट हो जाना चाहिए। जो चीज आप लिख कर समझते हो ना वो माइंड में 100% सेट हो जाता है। तो लिख कर समझो, मजा आएगा। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय, मुक्ति बोध या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्य अज्ञेय, सा ही वा अज्ञेय। इनका शॉर्ट नाम है, सा से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वा से वत्स्य और अज्ञेय। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। यशोधरा रचना है। यशोधरा जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो जो यशोधरा है, यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन तक तो हमारे सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन उनको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ है, शोक विकल रोही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बार हिवारा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। कौन सा रस है? रस का मतलब है कि आपका हास्य रस या करुण रस है।
देखो ये तो हटाओ क्योंकि सिलेबस में आपके हास्य रस करुण रस ही ज्यादा है। देखो सबसे पहले जो हास्य रस का मतलब होता है हंसना, करुण रस का मतलब होता है रोना। रोना यानी कि शोक। अब देखो ध्यान से, इसमें रोही मतलब होता है रोना, बिलाप का मतलब होता है रोना। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आप अर्थ ना समझो फिर भी आप बता सकते हो कि करुण रस होगा। हंसना अगर आए हंसी हंसी तो फिर हंसना हो गया, या फिर उसमें लिखा रहता है डायरेक्टली हंसना होगा तो फिर उसमें लिखा रहेगा कि हंसी हंसी, कुछ भी लिखा रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरिमुख मनहु मयंक में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां हमारा कौन सा अलंकार है माय डियर स्टूडेंट? 22 नंबर क्वेश्चन में हरिमुख मनहु। देखो मनहु शब्द आ गया तो इससे आपको पता होना चाहिए उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा, तो इससे तो आपको पता चल गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। रोला है, कुंडलिया है, सोरठा है, दोहा है। तो इसमें हमारा कौन सा छंद है? इसमें हमारा रोला छंद है। कौन सा है? रोला छंद है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, रोला छंद है, तैयार कर लेना। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मैं विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। इसमें बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कि ये किस प्रकार का है। मैं विद्यार्थी हूं तो संकेत तो कर नहीं रहा है कि वो विद्यार्थी है, ऐसा होता कि वो विद्यार्थी, तो संकेत आज्ञा तो दे नहीं रहा है। विधानवाचक, इच्छा तो कोई प्रकट कर नहीं रहा, एक विधानवाचक है। ये एक विधानवाचक है, खुद को बता रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, समझ में आया? अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखो, आज निश्चित होकर सोया जाएगा। इसमें वाच्य बताना है। आज जो है काम वगैरह सब कुछ खत्म, पेपर वगैरह सब कुछ खत्म, अब निश्चित होकर सोया जाएगा। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कोई नहीं। तो भैया इसमें जो हमारा है डायरेक्टली भाव प्रकट हो रहा है यार, क्या है, बहुत आसान है, भाववाच्य होगा। ठीक है, कर्मवाच्य तो है नहीं तो भाववाच्य होगा। तो यहां हमारा 25 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाओ भाई। एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझो कि बोर्ड एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। नहीं आता फिर भी लिखो, माइनस मार्किंग थोड़ी है कि आपका नंबर कट जाएगा। लिखो, नहीं आता लिखो, नंबर मिलेगा भर भर के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लिखो तो, कुछ तो लिखो। एग्जामिनर सोचता है कुछ तो लिखे बच्चा, हम देंगे नंबर। आप लिख कर नहीं आओगे, खाली पेज छोड़कर आओगे, क्या नंबर देगा यार? 0 नंबर लो। कुछ लिख कर आओगे 2-3 नंबर दे देगा, ऐसे ऐसे आप पास हो जाओगे। प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक हो, जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। यहां ताकि है, ये क्या है? अंडरलाइन है। ये क्या है? संबोधक अव्यय है, विस्मयाद बोधक या समुच्चय अव्यय, क्रियावाचक। तो ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखिए। सह उपसर्ग आपको लगाना है और सही शब्द लिखना है। सह, आगे सह लगाना है तो सहकर्मी है, सुमति है, असुविधा है, सुकोसंगति है। तो सह से क्या होता है? सह आगे लगाना है तो सह से हम सहकर्मी बना सकते हैं ना, क्योंकि भाई आगे सह लगा दो, सहकर्मी, सहचर, सहयोगी, कुछ भी हो आगे सह लगा हो तो वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला 28 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में जो हमारा है वो दीर्घ समास है। कौन सा समास है? दीर्घ समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सोना। सोना शब्द का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची हेम, हिरण्य, सारंग, कुरंग, केतु, पताखा, अम्य, अम्य। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होगा किसका? सोना का बताना, तो वो होगा हेम और हिरण्य। क्या होगा? हेम और हिरण्य। 30 नंबर यानी कि हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखो मैं आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव इसमें समझाऊंगा, क्योंकि 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 18 फिक्स से आएगा 20 नंबर में। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है स्वामी, सुहागा, सौभाग्य या दुर्भाग्य। देखो सुहाग अगर आपका बना है तो वो आपका सौभाग्य है भाई, आपका सौभाग्य है जो आप इतना आपका अच्छा है। ठीक है,
तो ये हमारे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं गद्यांश। गद्यांश जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये 6 मार्क्स आपका फिक्स कराएगा। 6 में 6 नंबर आपका 6 मार्क्स फिक्स कराएगा माय डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितने अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलने का चांस होता है, ठीक है। लिखोगे कैसे, कैसे क्या करना है, गद्यांश पद्यांश सब कुछ है, आपके सारी चीज़ें हैं, संस्कृत गद्यांश पद्यांश निबंध सब कुछ इस वीडियो में है। तो देखो, सबसे पहले 22 फरवरी को जब आपको पेपर दिया जाएगा तो ऐसे आपको गद्यांश मिलेगा, और गद्यांश में आपको दिखा रहा हूँ कैसे रहता है। जैसे विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन में एक औषधि है, जो है विश्वास पात्र मित्र, जिस पे आप विश्वास कर सको, ठीक है। तो वो जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो जीवन की एक औषधि होता है। औषधि का मतलब दवा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। हमें जो अपने मित्र हैं उनसे यह आशा रखनी चाहिए कि वो जो है हमें अपने उत्तम संकल्प, अच्छे बातों से हमें दृढ़ रखेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। जो दोष होता है, त्रुटि होता है, गलतियों से हमें बचाएंगे। सत्य, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जो हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा का जो प्रेम है उसको पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग का मतलब होता है गलत रास्ते पर जब हम चलेंगे, तब वो हमें सचेत करेंगे। तब वो हमें सचेत करेंगे कि ये रास्ता सही नहीं है, हमें ये रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल गलत रास्ता है। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम हतोत्साहित का मतलब डीमोटिवेट होंगे, तो हमें वो क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उत्साहित करेंगे, ठीक है। यहां तक हमारा अंडरलाइन है। अंडरलाइन का अर्थ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपका 2 नंबर क्लियर कराएगा जो अंडरलाइन वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में रेखांकित अंश की व्याख्या नाम सुना है, वो जरूर आता है, ठीक है। तो ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या ही करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। फिर देखो नीचे, सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता और परख होती है। अब देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश है, तो इसको आपको सॉल्व भी बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि हमें 6 में 6 नंबर लाना है, ऐसा नहीं 6 में 4 नंबर, क्योंकि हमें टॉपर बनना है। हिंदी तो एक आसान सा सब्जेक्ट है, इसमें आप 95 99 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो 99 तक स्कोर किए हैं इस चैनल से, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन रहता है। देखो, पहला आ वाला कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है, ये ऊपर जो गद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। यहाँ बहुत सारे मित्र नाम आए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मित्रता पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी अच्छे से व्याख्या करनी है, ठीक है। और सा वाला है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। जो व्यक्ति होता है, लोग जो होते हैं, उनको अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले ये आपको पता चल गया, यहाँ हर बार मित्र की बात की गई है, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो मित्रता पाठ के राइटर कौन है, पता है कि नहीं पता है? सभी को पता होगा ना। तो मित्रता के जो राइटर हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ, क्योंकि आपको संदर्भ पे ही 2 मार्क मिलता है, ठीक है, 2 नंबर। तो आप संदर्भ कैसे लिखोगे भाई? संदर्भ लिखने का सही तरीका समझ लो। हर एक में आप यही संदर्भ अप्लाई कर सकते हो, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? देखो, हमारा ये गद्यांश है ना, तो लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण। जो हमारा ये दिया गया है प्रस्तुत गद्यावतरण जो है, उसके जो राइटर हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, द्वारा लिखित, ठीक है। अब ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, एवं जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक है? हिंदी है ना, तो हमारी पाठ्य पुस्तक, अब ये जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है? हिंदी है, तो इसको आप ब्लैक से लिखना। जो चीज मैं आपको ब्लैक से बता रहा हूं वो ब्लैक से लिखना, क्योंकि वो हाईलाइट रहता है और एग्जामिनर की आंखों को अट्रैक्टिव करता है और आपको नंबर भर भर के देता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे फोकस करो, क्योंकि जब आप हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर फोकस करोगे तभी आप जीत पाओगे। क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग हैं युद्ध में, ठीक है, बहुत सारे लोग क्लास 10th में हैं जो
जितना अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपना पूरा ताकत लगा देना लिखने में, अच्छे से अच्छा लिखने में। देखो टाइम बहुत होता है, ठीक है, आपके पास समय अगर देखा जाए बहुत है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। मित्रता को मैंने ब्लैक से लिखा है क्योंकि पाठ का नाम है, ठीक है। मित्रता नामक ये जो है निबंध है, निबंध से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अवतरित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले इसको करने से पहले आप रेखांकित अंश को इतना ध्यान से पढ़ो जितना ध्यान से विराट कोहली गेंद मारते समय देखता है, ठीक है, उतने ही ध्यान से पढ़ो। देखो विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम उसको मार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। तो भैया देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। कहने का मतलब होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छी औषधि जो होता है, एक अच्छी दवा आपके शरीर के अनेक, आपके शरीर में जैसे मान लो कोई भी प्रकार का रोग है तो आप दवा खाते हो, आपका शरीर का रोग खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छी औषधि होता है आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देता है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र जो जिस पर हम विश्वास कर सकें, ठीक है, अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नति तथा सुंदर बनाता है। अब जो विश्वसनीय मित्र है जिस पर हम विश्वास कर सकें वो हमारे जो जीवन है उसको सुंदर बनाता है, उन्नतशील बनाता है, तथा हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वो हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएंगे। और हमें ऐसा ही मित्र बनाना चाहिए जो आपको अच्छी अच्छी बातों को सिखाए, कभी भी गलत बातों को ना सिखाए, ठीक है, और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा और हमारे मन जो है उसमें अच्छे अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों से बचाएगा, सत्य और मर्यादा के प्रति विकसित करेगा। जब हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वो हमें बचाएगा, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेगा। बस इतना सा लिखना है, अपनी भाषा में लिख दो जैसे आप बोलते हो, लाइक ए सरल लैंग्वेज में, ठीक है। अब वो तो आपका थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज था, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज था, अब आपको इसको सरल लैंग्वेज बना देना है, ठीक है। तीसरा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके मित्र है तो उसको कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। देखो व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्ति करे, यानी कि उत्तम कार्यों की ओर जाने दे और बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे। तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट महत्वपूर्ण गद्यांश। ये जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गद्यांश समझ में आ गया। ये लॉन्ग गद्यांश है, लॉन्ग गद्यांश थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पद्यांश। देखो पद्यांश में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लेना, मैं आपको एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लिखा हुआ ये हमारा पद्यांश है, ये भी कितना है, मतलब 6 नंबर का आता है, सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको 6 में 6 नंबर देकर जाएगा, लेकिन ध्यान से समझना इसमें कह क्या रहा है। लिखा हुआ है पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय डग में मग में, ठीक है, मग में डग है। एंड झलकी भरी भाल कनी जल की पुटकी सखी गए मधुराधर है, ठीक है। एंड फिर बुझती हैं चलनों अब केतकी पूर्ण कूट करिहूं कित है और ते की लखी अदरा पिए की अखियां अति चारू चलकी हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है बट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला देखो ये आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, जितना ध्यान से हो सके, जितना ध्यान से आप हो सके उतने ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसको जितना ध्यान से पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको उसका सारांश पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, व्याख्या कीजिए। जो प्रस्तुत ये हमारा पद्यांश है, ठीक है, इसका आपको संदर्भ भी लिखना है, संदर्भ का मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम, और इसका व्याख्या भी करना है। दूसरा है किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और ओठ सूख रहे थे। कौन सा कारण है, जब सीता माता वनवास जा रही थी तो उनके
माथे पे पसीना आ रहा था और ओंठ जो है वो सूख रही थी, ठीक है। एंड तीसरा है श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। जो श्री राम जी हैं उनके नेत्रों से आंसू, आंसू का मतलब है कि जानते हो आंसू, आंखों से आंसू गिरते हैं, वो क्यों बहने लगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सुंदर सा संदर्भ लिख रखा है जो आपके 2 नंबर क्लियर कराएगा। तो संदर्भ वही सेम है, कुछ है नहीं चेंज, बस केवल पाठ का नाम, कवि, ये सारे लेखक का नाम ये थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालो, लिखा क्या है, प्रस्तुत पद्यांश। ये हमारा पद्यांश है या फिर काव्य खंड है, कुछ भी कह सकते हो। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से कविता से अवतरित है। ये देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये करना है कि प्रस्तुत जो हमारा पद्यांश है गोस्वामी तुलसीदास इसके लेखक हैं, सभी को पता है, ठीक है। इसमें हमारा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, क्योंकि ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से है। और धनुष भंग वन पथ पर किसने लिखा है, ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से। धनुष भंग अलग है, क्योंकि धनुष भंग का मतलब होता है जिसमें धनुष तोड़ा जाता है, राम भगवान जिसमें धनुष तोड़ते हैं, और वन पथ पर जिसमें राम भगवान वन जाते हैं, ठीक है। 14 वर्षों का वनवास होता है ना, तो उसमें। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। यह वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या समझो, व्याख्या कैसे करनी है। देखो, राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ, ठीक है, सिंगवसरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे, ठीक है, ज्यादा भी दूर नहीं गए थे, बहुत ही नजदीक थे, चले थे। तभी सीता जी के माथे पर पसीना की बूंदें झलकने लगी। तभी राम भगवान देखते हैं कि भाई सीता माता के जो मतलब माथे हैं उस पर पसीने झलक रहे हैं, पसीने गिरने लगे हैं, और उनके सुंदर ओंठ थकान के कारण सूख गए हैं। और उनके जो सुंदर ओंठ हैं, लिप्स हैं, वो क्या है, थकान के कारण सूख गए हैं। और तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछी, अभी हमें कितनी दूर तक चलना पड़ेगा। देखो, अब वो राम भगवान से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर तक चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड वर्क है भाई साहब, ये कोई कर नहीं पाएगा आज की दुनिया में, ठीक है। 14 वर्ष का वनवास, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। और अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता, व्याकुलता का मतलब होता है जब आप वही काम डेली करोगे तो आप व्याकुल हो जाओगे। वैसे अब इनको चलना ही था, वनवास था, तो फिर ये व्याकुल हो गए, ठीक है। व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए और कि वे बहुत थक चुकी थी और विश्राम करना चाहती थी, ठीक है। और राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी को ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। देखो, ये जो थी बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और ये जो महलों में रहती थी सीता माता। और फिर क्या हुआ कि जब इनको भैया 14 वर्ष का वनवास हुआ तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। इससे श्री राम जी जब उसके सुंदर नेत्रों को श्री राम अपने उनको देखती हैं तो उनके सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं, ऐसी स्थिति देखकर, ठीक है। अब आ जाओ भैया दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना बहने लगा या पसीना आ रहा था और ओंठ सूख रहे थे, और ओंठ क्यों सूख रहे थे। तो चलो ये भी देखते हैं। देखो, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों बड़े धैर्य के साथ सिंगोसवर से आगे 2 कदम ही बढ़े थे या चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीना बूंद झलकने लगी। और सीता माता के जो माथे हैं उस पर पसीना झलकने लगा और उनकी ओंठ जो है थकान के कारण सूख गए, और उनकी ओंठ जो है वो थकान के कारण सूख गए थे, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, ठीक है। तो ये है, यही कारण है कि इसके जो ओंठ हैं सीता माता के वो सूख गए थे। दूसरा है श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों टपकने लगे। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो देखो, श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे या बहने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत ज़्यादा थक गई थी और वे बहुत ही व्याकुल या फिर व्याकुला कर देना हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या की यानी कि अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम की आंखों से आंसू टपकने लगे या श्री राम की आंखों से आंसू निकलने लगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जब आप 22 फरवरी को है ना, 22 फरवरी को आप पेपर देने जाओगे भाई हिंदी का, तो कहोगे सर यही आया था जो आपने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गद्यांश और पद्यांश। अब हम लोग आते हैं संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो हम लोग एक ऐसा देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा संस्कृत का गद्यांश है। सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे, और ये जो होता है 5 मार्क्स का आता है हमारा गद्यांश संस्कृत का, और 5 ही मार्क्स का हमारा पद्यांश भी आता है। तो सबसे पहले हम 5 मार्क्स फिक्स करेंगे गद्यांश का। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एकदा बहवा जना धूमयन रेलगाड़ी, ठीक है, अरम नगरम प्रतिगच्छम गच्छति स्वम, ठीक है, तेस कंचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन मौनम स्त्रेतु तेसु एका नागरिका ग्रामीणा उपासत आखतत ग्रामीणा अद्यपि पूर्वत अशिक्षित ज्ञानश्च च तेषां विकासः अभवत्, ठीक है, न च भवन्ति सक्रोति तस्य तृष्यं जल्पन् तृष्वा कुड चतुर ग्रामीणा अगर भद्र नागरिका भवाम एवं चित्रित तो भवाम शिक्षम बहुत्र बहुज्ञा च अस्ति। देखो ये संस्कृत है, संस्कृत थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसको हम समझाएंगे कैसे लिखना है, हमें ये पढ़ना थोड़ी है, हमें तो लिखना है बोर्ड एग्जाम में। इसका जो अर्थ है वो लिखना है, तो आप अर्थ को समझो, ज़्यादा इधर उधर मत पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ देखो, इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। जो प्रबुद्धो ग्रामीणा है ना, प्रबुद्धो ग्रामीणा उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है, जो हमारा गद्यांश है। तो ये संस्कृत का गद्यांश है, और संस्कृत का गद्यांश जो है वो हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। प्रसंग थोड़ा सा लिख दिया कि प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में रेलगाड़ी में बैठे हुए कुछ ग्रामीण और शहरी लोग के बीच परस्पर होने वाली बात के विषय में चर्चा की गई। मतलब जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है इसमें जो रेलगाड़ी में बैठे हुए कुछ ग्रामीण और शहरी लोग, जैसे ग्रामीण गांव के लोग थे और कुछ शहर के लोग थे, उन दोनों के बीच जो है परस्पर होने वाली बात के विषय में चर्चा की गई। मतलब जो ग्रामीण का था, मतलब गांव का था, जो शहरी था वो गांव के लोगों का मजा ले रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग अनुवाद समझते हैं, यानी कि व्याख्या। तो अनुवाद समझो, देखो लिखा हुआ है, एक समय बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें से कुछ ग्रामीण थे, कुछ नगरवासी थे जो शहर के थे। उसके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामीण का उपहास उड़ाते हुए कहा, मतलब मजाक उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीणवासी पहले ही भांति आज तक भी गंवार हैं। मतलब जो ग्रामीण के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जैसे पहले थे गंवार, अब भी गंवार हैं और अनपढ़ हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। उसके नगरवासी के इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामवासी बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित और जानकार समझदार हैं। बस इतना करना है। जब आप पूरे पाठ को पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है, आपको लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये पाठ, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा पहेली है जो कि बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको भैया संस्कृत का पद्यांश गद्यांश समझ में आ गया। ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स आपको फिक्स कराएगा। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के जो हमारा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट पद्यांश। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा पद्यांश आता है, संस्कृत का पद्यांश जो 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। जैसे हमारा गद्यांश था 5 मार्क्स का, वैसे पद्यांश भी 5 ही नंबर का आता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है किसवद गुरुतरम भूमि, किसवद उच्चरम चाखात, किसवद शीघ्रतम वतात, किसवद बहुतरह त्रात, माता गुरुतरम भूमि, खात प्रतरम स्वस्थ एंड मन से ग्रम वतात, चिंता बहुतरी त्रात, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा अभी आप लोगों को देखकर इसका सारांश, ठीक है। जो व्याख्या है, सबसे पहले संदर्भ समझो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया। जीवन सूत्राणी इंपॉर्टेंट बात है। प्रसंग, इन श्लोक में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता और पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। व्याख्या समझ लो। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, जो यक्ष है वो युधिष्ठिर से क्या पूछता है, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से भी अधिक दुर्बल क्षीण बनाने वाली क्या है। तो भैया युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और त्रिछ से अधिक दुर्बल बनाने वाला चिंता है। अगर आपको चिंता है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहोगे, ठीक है। तो चिंता छोड़ो और मेहनत करो। तो ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण पद्यांश। भैया संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश हो चुका है। अब हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो भैया आपको सबसे ज्यादा नंबर देकर जाता है, सबसे ज्यादा।
अब आप गेस करो कौन सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हिंदी में आपको उसी का नंबर मिलता है। ठीक है, 7 में 7 नंबर। तो चलो हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है उसकी समस्या और समाधान बताना है। तो इसको लिखना कैसे भाई, कॉपी में अंडरलाइन वगैरह कर लेना जैसे मैंने किया, एक ही तरफ अंडरलाइन करना, फिर रूपरेखा हेडिंग डालना। रूपरेखा जैसे इसमें हम लोग कौन कौन सा हेडिंग डिस्कस करेंगे, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा समस्या का समाधान, पांचवा उपसंहार। ये सारे हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना देखो, ऐसा ही लिखना जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रदूषण का अर्थ समझ लो, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रही है। अभी हमारा थोड़ा सा और है इसका अर्थ। ठीक है, यहां देखो, फिर हमारा इसका अर्थ थोड़ा सा और समझना कि इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण करने वाले को प्रदूषण कहते हैं और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए भैया प्रदूषण को रोको, जितना हो सके उतना रोको, क्योंकि भाई रोकना ही पड़ेगा। देखो अब अगला देखो, प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। का वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है और प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ जीवित रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु की अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुकी है। जो हमारा वायु है वो भी बहुत सारे हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुकी है। हम लोग सांस लेते हैं तो हानिकारक गैसों का सांस लेते हैं जो हमारे फेफड़े को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, खा है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है। ठीक है, एंड आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रकार। अगला प्रकार आप लोग देखो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला प्रकार। देखो यहां लिखा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी एक आज की नई समस्या है। देखो आप लोग कोई भी ध्वनि होता है तो उसमें प्रदूषण होता है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि सब ध्वनि प्रदूषण करते हैं। घा है रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखो समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे और भी आप लिख सकते हो। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को लगाएं ज्यादा से ज्यादा, सबसे अच्छा साधन है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष होता है, पेड़ पौधे, उसको जो काटा जाता है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। ठीक है, आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। इन सबको कम करो, ट्राई करो सभी लोग मिलकर और उसके समाप्त होने का प्रयास करो। ठीक है, उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण कम हो सके। लास्ट हेडिंग आपको डिस्कस करना उपसंहार। तो उपसंहार देखो, सबसे पहले प्रसन्नता की बात यह है, मतलब प्रसन्नता की बात, खुशी की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए। एंड यह संकल्प लें कि जीवन में अच्छा अवसर आने पर आप कोई एक ना एक वृक्ष जरूर लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निबंध, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10 हिंदी के इंपॉर्टेंट गद्यांश भी देखा, पद्यांश भी देखा, इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, ऐसे करके हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट देख लिए।